राजेंद्र जी, आपका चुनाव का 3 दशक का अनुभव है। बिहार में 3 चरणों का मतदान आज पूरा हो गया है। आपके अनुसार यूरेट मीडिया टीम ने जो सर्वे किया है उसका परिणाम क्या होगा? अमन जी देखिए, बिहार का ये चुनाव पिछले अन्य चुनावों से एकदम अलग था। चुनाव प्रक्रिया पूरी शुरू होने के पहले लोग ये मानते थे कि एक तरफा चुनाव है, क्योंकि एक तरफ लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं, दूसरी अनुभवी नेता नीतीश जी हैं और तेजस्वी यादव एक नौजवान हैं, उनके पिताजी लालू यादव जेल में हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ी, तेजस्वी ने मोदी जी के एजेंडे को बदल दिया और अपना एजेंडा सेट कर दिया। रोजगार का एजेंडा जो उन्होंने सेट किया, उस एजेंडे को चुनाव के अंतिम समय तक, आज मतदान के तीसरे चरण तक भी मोदी जी, नीतीश जी और उनके अनुभवी नेता नहीं बदल पाए। तो इस बहुत प्रयास किया गया कि पुलवामा, 370, राम मंदिर, लेकिन नीतीश ने भी अंतिम चुनाव कहने की सब बातें की, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से कोई एजेंडा चल नहीं पाया। जहां तक चुनाव की बात है, सर्वे में यूरिड मीडिया ने जो अनुभव किया, जो सर्वे किया, जो उसके अपने मतदाताओं से बातचीत, उसके आधार पर ये स्पष्ट रूप में कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम महागठबंधन के पक्ष में है और जिस तरीके से स्थितियां दिखाई दे रही हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। इसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण, सबसे बड़ा कारण है कि जिस जंगल राज की बात मोदी और नीतीश जी कर रहे थे, उस जंगल राज को 18 से और 25 वर्ष के नौजवानों ने देखा ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि जंगल राज का बहुत प्रभाव पड़ा, उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए दूसरे चरण चुनाव में पुलवामा और राम मंदिर, 370 इशू को लाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी जो है रोजगार के एजेंडे के नीचे आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसके अलावा युवाओं की टीम, महिलाओं की टीम और पलायन ऐसा मुद्दा बना रहा। पहली बार बिहार में जो है विकास मुद्दा बना। ऐसे मुद्दे तमाम रहे जिसके कारण अपर हैंड तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं और मेरा अभी भी मानना है कि चुनाव परिणाम 10 तारीख को आएंगे। लेकिन आज 3 चरण के परिणाम चुनाव मतदान पूरे हो गए। निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनना तय है। तो आप ये मानते हैं कि जो तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में रोजगार का मुद्दा चलाया और प्रधानमंत्री जो अपना एजेंडा चलाते रहे, तो प्रधानमंत्री का एजेंडा तेजस्वी यादव ने चलने नहीं दिया? निश्चित रूप से ये सही है और यही लोग मान के चल रहे थे कि अक्टूबर में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी कि जब प्रधानमंत्री जी की रैलियां होंगी, तो जिस तरीके से चुनाव में वो अपने एजेंडे के इर्द गिर्द जो है विपक्ष को लाके खड़ा कर देते हैं, इस बार बिहार चुनाव में भी प्रधानमंत्री के एजेंडे ही चलेंगे। लेकिन तेजस्वी ने उनके एजेंडे को चलने नहीं दिया और रोजगार का एजेंडा, पलायन का एजेंडा युवाओं में इस तरीके से छाया रहा कि अब की बार जाति और धर्म से ऊपर हटकर युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी का साथ दिया। इसीलिए तेजस्वी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनना लगभग तय है, क्योंकि युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये भी है कि जिस जंगल राज की बात बार बार मोदी जी करते रहे, उस जंगल राज को युवाओं ने देखा ही नहीं और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा था। जहाँ तक सीमांचल की बात है, जो मुस्लिम माहौल 30% से लेकर 70% तक है, वहाँ भी मायावती ओवैसी को ले जाकर के खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के मतदाताओं ने समझ लिया कि ये लोग वोट काटने का काम करेंगे। इसलिए 24 सीटों में मेरा अपना मानना है कि सीमांचल में कम से कम जो है 18 से 20 सीटें तेजस्वी को मिलेंगी। एक तरफा पोलिंग हुई है। जो पिछला चुनाव 2015 में हुआ था और जो अब चुनाव हो रहा है, दोनों में आपको क्या बदलाव नज़र आता है? देखिए, 2015 का चुनाव और 2020 के चुनाव में बेसिक अंतर है। 2015 के चुनाव में लालू यादव, नीतीश, कांग्रेस सब एक साथ थे और बीजेपी एक तरफ थी एलजेपी के साथ में। और उस चुनाव में 80 सीट पा करके लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश के 71 सीटों वाली जेडीयू को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस 40 सीटों पर डली थी, उसे 27 सीटें मिली थी। लेकिन एक साल के बाद ही नीतीश ने अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। इससे उन मतदाताओं में भी नाराजगी थी और जनता को ये लगा कि नीतीश जी सत्ता के लिए किसी भी समझौता कर सकते हैं। जो नीतीश 2013 में नरेंद्र मोदी जी को लेकर
जिन जिन भाषाओं का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, उसको लेकर के 2015 में जिन भाषाओं का उपयोग किया, लेकिन साल भर के बाद उनका दिल परिवर्तन हुआ। वो भी जो है, इससे लगा कि नीतीश सत्ता के आसपास ही ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो 2020 में स्थितियां बदल गई, नीतीश बीजेपी के साथ में है और पहली बार नीतीश को प्रधान मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी को 4 रैलियां करनी पड़ी, बार जनसभाओं में गए, लेकिन मोदी जी का भी जादू नीतीश के पक्ष में दिखाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि नीतीश से जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज है। नीतीश के नाराजगी उनके मंच पर दिखाई पड़ती है। जब उनके विरोध में नारे लगते हैं तो नीतीश जी बहुत ही एरोगेंट होकर बात करते हैं। एक उदाहरण यह है कि नीतीश जी ने लालू के व्यक्तिगत कई हमले किए और उन्होंने ये तक कहा कि लालू प्रदेश का क्या विकास करें जब 8-9 बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन 75 साल के नीतीश का इस सवाल का जवाब, इस आरोप का जवाब तेजस्वी ने बड़े ही शालीनता के साथ दिया और उन्हें इस आरोप को प्रधानमंत्री की तरफ मोड़ दिया कि प्रधानमंत्री भी 7-8 भाई हैं। और पूरे चुनाव में एक 30 वर्षीय नौजवान ने एक अनुभवी नेताओं को बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े सूझबूझ के साथ जवाब देता रहा और अपने एजेंडे के कभी भी दूर नहीं हुआ। और पहली बार जिस तरह से मोदी जी अपने एजेंडे पर विपक्ष को चुनाव लड़ाते थे, इस बार तेजस्वी ने रोजगार के मामले पर बीजेपी को और नीतीश जी को आसपास रखा। बिहार की जनता में जो नीतीश के खिलाफ नाराजगी है, क्या इसका नुकसान भाजपा को भी होगा? निश्चित रूप से बिहार में नीतीश के खिलाफ नाराजगी का नुकसान बीजेपी को होगा और जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ अपना एजेंडा चला रखा है, उसका भी नुकसान बीजेपी को होगा। ये कहने की बात है कि बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश को मुख्यमंत्री बना लेगी, ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान ने भी जो एक आम चर्चा दिखाई दे रही, मतदाताओं में भी मैसेज गया है कि चिराग पासवान जिस तरीके से मोदी का अपने को हनुमान बताते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एलजेपी के बीच में ही समझौता दिखाई दे रहा है। ये भी एक जनता में उसका निगेटिव। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और बीजेपी नीचे जमीनी स्तर पर भी एक दूसरे के वर्कर कार्यकर्ता उस तरीके से नहीं दिखाई दिए जैसे 2010 और 2005 के चुनाव में दिखाई देते रहे। इसका भी फर्क पड़ा है। यूनियन मीडिया ने अपने सर्वे में दिखाया कि महागठबंधन की को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। मैं आप समझ क्या लीजिए, करने लगा? बिहार को गवर्न करना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट ए इन्फोर्समेंट सेंट्रिक स्टेट। महागठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, इसके पीछे क्या क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार की जनता ने कोरोना संकट में बहुत परेशानी झेली है। जिस तरीके से पूरे देश भर से बिहार के नौजवानों का, बिहार के मजदूरों का पलायन हुआ और 200, 400, 500 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। नीतीश जी का रुख भी मजदूरों के खिलाफ रहा। उन्होंने युवाओं का जो बाहर एग्ज़ाम देने गए थे, जैसे कोटा का मामला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को जो वहाँ परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्हें लाने का प्रयास किया, जबकि नीतीश ने उन्हें लाने से मना कर दिया, तो नाराज़गी है। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो है कि नीतीश के नेतृत्व में एक ज़बरदस्त जनता के बीच आक्रोश है, क्योंकि नीतीश ने हर कदम पर कोरोना संकट में विरोध ही किया है, नौजवानों का विरोध किया है, युवाओं का विरोध किया है। और जहाँ तक मोदी जी के मंच साझा करने की बात है, तो मोदी जी का किसी भी तरीके का, अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो हो सकता है नीतीश के गठबंधन से बेहतर चुनाव लड़ती, लेकिन नीतीश के मंच पर आने के बाद इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और इन सब के साथ एक बदलाव बिहार चाहता था और वो बदलाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे थे, इसलिए महागठबंधन को हर तरीके से लाभ हुआ। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, राहुल गांधी मंच पर जरूर तेजस्वी के साथ दिखाई दिए, लेकिन राहुल गांधी का जो भी भाषण था वो
रटा रटाया पुराना था, जबकि तेजस्वी ने पूरे चुनाव के माहौल को अपने पक्ष में कर लिया। और ये कहा जा सकता है कि 30 साल का नौजवान 75 साल के बुजुर्गों पर, 50-50 साल के राजनीतिक अनुभव करने वालों पर भारी पड़ा और उसने चुनाव को अपने ही पारी में लाकर, अपने ही मुद्दे पर लाकर चुनाव लड़ा और उसका फ़ायदा उसको मिला। अब ये आने वाला 10 तारीख बताएगा कि जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल में बदल पाते हैं या नहीं। ये तो निश्चित रूप से है कि एग्जिट पोल एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जनता का माहौल, वहाँ के मतदाताओं का रुख देखते हुए एग्जिट पोल के आसपास आते हैं। और यूरिट ने जो 1 महीने तक टीम उसकी सर्वे किया है, जिस हिसाब से लगता है निश्चित रूप से तेजस्वी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।